गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अंडर द ग्रीन लाइट के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी को यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू के हाथ से फ्लावर बुके गिर चुका था और वो जिनको किस करते हुए स्लोली स्लोली वॉल के साथ लगा लेता है। जब मैथ्यू ने उसके नेक पर किस की तो जिन भी इतना ज़्यादा फ्लिंच हो चुका था कि वो भी फौरन से उसके बाल पकड़ कर उसके नेक पर किस करने लगता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। मैथ्यू ऐसा से उससे बोलता है, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो कोई हमें देख सकता है। ये बोलना ही था कि इतने में बाहर से एक गार्ड आ जाता है, ये पूछते हुए कि क्या कोई अंदर है। जिसे सुनकर वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं, जिन्हें तो मैथ्यू के फेस पर हाथ रख दिया था कि वो कोई भी नॉइस ना कर पाए। जब गार्ड को कोई आंसर नहीं मिलता तो वो टॉर्च के साथ अंदर चेक करते हुए बोलता है, शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद जिन मैथ्यू के फेस से हाथ साइड पर करते हुए पूछता है, तुम्हारे स्टूडियो तक पहुँचने में हमें कितनी देर लगेगी। अगले ही सीन में हम स्टूडियो में देखते हैं जहाँ सोफे पर वही फ्लावर बुके और मैथ्यू के कपड़े पड़े थे। वो पैशनेटली किस करते हुए रूम की तरफ जा रहे थे। की बॉडी पर बुलेट्स के वुंड देखकर मैथ्यू बोलता है, ये तो ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं। बोलता है, इस जगह पर आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा इचिंग फील हो रही है, क्या तुम इस पर बाइट कर सकते हो। इसे सुनकर मैथ्यू तो हंसने लगा था, लेकिन बाइट करने के बजाय स्वीट से किस करके पूछता है, क्या कोई और जगह है जहाँ पर इचिंग हो रही हो। पर जिन उसका हाथ पकड़ कर अपनी बैली पर रख देता है कि हाँ, इसके अंदर भी इचिंग हो रही है। इस पर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे बोलता है, तो चलो मैं यहाँ पर स्क्रैच करता हूँ। और साथ ही वो दोनों सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ करते हुए मैथ्यू जिनको देखकर सोचता है, मैं इसके फेस को देखकर ही ये बता सकता हूँ कि इसे अच्छा फील हो रहा है, क्या एक्चुअली मैं इसके बिना कभी रह भी पाऊंगा। और बोलता है, तुम कितने ज़्यादा प्रीटी हो जिन, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर जिन भी उसे बोल देता है कि बिग गाय, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। दोनों ऐसे ही एक काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम मैथ्यू को जिनके ऊपर लेटा देखते हैं, जो कि काफ़ी प्यार से उसे बोल रहा था कि जिन, क्या तुम जानते हो, मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए इनफ हो। जिन बोलता है, जिस तरह से हम हैं ऐसे ही ठीक रहेगा, तुम्हें नहीं लगता क्या। जिस पर मैथ्यू कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं अब्रॉड जाकर स्टडी करने का सोच रहा हूँ। इस पर जिन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उसे अपने सामने करके पूछता है कि अचानक से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैथ्यू बताता है कि कल एग्जीबिशन में मेरी ग्रैंडमदर का अटर्नी आया था। इसने बताया कि मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे लिए अपने कुछ एसेट्स और साथ ही आर्ट फंड भी छोड़ा है। वो मेरे लिए इनहेरिटेंस छोड़कर गई हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सुनकर जिन तो इरिटेट होते हुए बोलता है, वेल आगे तुम्हें इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो बोलता है, क्योंकि इससे पहले तो मैं उनसे कभी भी नहीं मिला था। इस पर जिन बोलता है, अपना मुंह बंद करो और उनसे जाकर कहो कि तुम ये लेने वाले हो। मैथ्यू बताता है कि उसने ये भी बोला, जब मेरी ग्रैंडमदर जिंदा थी तो वो मेरे आर्टवर्क को देखकर काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करती थी। मेरे बारे में सोचते हुए उन्होंने न्यू आर्टिस्ट के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया। मुझे होप थी कि मैं फ्यूचर में भी आर्ट ही करूँगा और इस फाउंडेशन के ज़रिए वो मुझे सपोर्ट करना चाहती थी। वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँ, यहाँ तक कि उन्होंने इसे फंड करने की भी ऑफ़र की है। पहले तो मैं श्योर नहीं था, लेकिन कल अचानक से ही मेरे माइंड में आया कि मैं सारी ज़िंदगी बस एक ही पर्सन का वेट करते आया हूँ। तुम्हारे बिना मैं किसी एम्प्टी शेल के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे अलावा अपने आप को फुलफिल करने के लिए कोई और चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। जिन पूछता है, तो तुम्हें कितनी देर लगेगी। जिस पर मैथ्यू बताता है कि मुझे नहीं पता। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में जिन फौरन ही उसे अपने पास खींच कर जोर से हक करके बोलता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे जितने मर्जी साल लग जाएं, अब मैं यहीं पर रहकर तुम्हारे वापस आने का वेट करूँगा। तो ऐसे ही मैथ्यू अब्रॉड चला जाता है। जी जिनसे पूछता है कि मैथ्यू अब स्टडी करने के लिए जा चुका है, तो क्या वो कभी वापस भी आएगा। युम्बाल भी बोलता है, ये न्यूज़ तो बहुत बुरी है, बॉस को हर रात अच्छे से सोने के लिए उस बच्चे की जरूरत पड़ती थी। फिर जिन भी स्मोक करते हुए बोलता है, ये सब उसकी स्टडी के लिए है, तो मैं उसे जाने से कैसे रोक सकता था। इसके अलावा मैं कोई बिगड़ा हुआ बच्चा थोड़ी हूँ, मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। मैं कोई बिगड़ा हुआ बच्चा थोड़ी हूँ,
वैसे भी ये सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं। मैंने चेयरमैन बनने से मना कर दिया और मैथ्यू भी यहाँ से जा चुका है। ये सब देख कर सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ एक साथ ही गंवा दिया है। इसे सुनकर शेंगची और योंगबाल दोनों ही पूरी तरह से रोते हुए फौरन ही घुटनों पर बैठकर बोलने लगते हैं। बॉस, आप ये याद रखना कि चाहे आप शंघाई का हिस्सा रहे या नहीं, लेकिन हम हमेशा ही आपको दिल से अपना बॉस ही मानेंगे। जिन्हें देखकर जिन भी बोल देता है, हाँ हाँ ठीक है, अब बस करो। फिर हम म्यूजियम ओपनिंग सेरेमनी का सीन देखते हैं। वही म्यूजियम जिसके अंदर से पिल्स मिली थी, जहाँ पर मैडम चेयरवुमन रेड रिबन काटती हैं और सभी क्लैप्स करते हुए न्यू म्यूजियम के कंप्लीट होने पर उन्हें कंग्रेट्स करते हैं। म्यूजियम डायरेक्टर भी उनसे हाथ मिलाते हुए बोलती हैं, मैडम चेयरवुमन, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से ही ये फाइनली कंप्लीट हो पाया है। पर वो बोलती हैं, नहीं, आपका शुक्रिया शंघाई कंस्ट्रक्शन पर ट्रस्ट करके उन्हें ये जॉब देने के लिए। और इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगी थी तो सेक्रेटरी यंग आकर आहिस्ता से उसके कान में विस्पर करता है कि हमारे पिल्स को एनालाइज करने के बाद पता चला है कि वो बस 80% ही प्योर हैं। हाईली चांसेस है कि ड्रीम पिल्स को किसी ने बदल दिया है और ये काम किसी अपने का ही है या कोई ऐसा जो कि पहले इसकी कमांड संभाल रहा था, यानी कि पिछले प्रेसिडेंट जिन चैंग वू। बस सुनकर तो मैडम चेयरमैन गुस्से से लाल हो चुकी थी और फौरन ही जिन को कॉल करके चिल्लाते हुए बोलती हैं, हे जिन चैंग वू, क्या वो तुम थे जिसने ड्रीम पिल्स को बदला है? इस पर जिन बोलता है, ओह, वो ड्रीम पिल्स आप अपने पैरों के नीचे क्यों नहीं देखती? जिस पर वो फौरन से नीचे देखने लगती हैं क्योंकि इस टाइम वो ड्रीम पिल्स के ऊपर ही खड़ी थी। उस जगह पर कोई वेयर हाउस नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल सा फ्लोर था और अब वो इस फ्लोर को तोड़कर तो बिल निकाल भी नहीं सकती क्योंकि ये जगह तो गवर्नमेंट की है। जिन बोलता है, मैंने उन्हें वापस मीन के नीचे काट दिया, तो चलो अब हम अपना बिल्स का बिजनेस बंद कर देते हैं। इस पर मैडम चेयरमैन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती हैं, लिटिल शिट, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर जिन बाल को अपने कान से थोड़ा दूर हटाते हुए बोलता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको शंघाई और सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ऐसा करने के बाद हम दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन शायद तब आपको इस बात की ठीक से समझ नहीं लगी। इस पर वो चिल्लाते हुए बोलने लगती हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करके तुम सब कुछ बराबर कर दोगे? लेकिन जिन तो उसकी बात बिना सुने ही कूल कर देता है। निमिष शेंगची जिन से पूछता है, हे बॉस, अब आप क्या करने वाले हो? जिन बोलता है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और शेंगची जल्दी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या कहा, एक बिजनेस? मैं थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि आप वाकई ये सब कुछ छोड़ने वाले हैं। अगर मैडम चेयरमैन को इस बारे में हल्की सी भी खबर हो गई तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मेरा मतलब शंघाई को छोड़कर अपना एक नया खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप उनके बैग पर स्टेप कर रहे हो, यानी कि जैसा ब्रेंडन ने किया था। फिर जिन इरिटेट होते हुए बोलता है, हे तुम दोनों जर कहीं के, तुम लोगों ने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ। इस पर वो पूछते हैं, तो बताएं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं? इस पर जिन बड़ी सी स्माइल करके बताता है कि मैं आर्किटेक्ट का काम करूंगा, यानी कि अब वो घरों को डिजाइन करने वाला है। इसके बाद हम उसे वही काम करता देखते हैं जो कि फोकस्ड होकर ब्लूप्रिंट्स बना रहा था। एक्शन साइड पर वो खुद तो इंजीनियर्स के साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ योंगबाल और शेंगची को उसके साथ रहने के लिए वर्कर का काम करना पड़ रहा था। लेकिन वो इससे भी पीछे नहीं हटते। सूट बूट पहनने के बावजूद भी वो काफी अच्छे से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। ऐसे ही टाइम गुजरता गया। जब भी मैथ्यू को टाइम मिलता था तो वो जिन से मिलने के लिए वापस जरूर आता और हर बार वो दोनों पैशनेटली वो सब कुछ करते थे। मैथ्यू उसे खुद से ऐसा करने से मना कर देता है कि बस मैं ही तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। जिन बोलता है, अगर तुम यहीं पर रहोगे तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। हर बार जब भी मैथ्यू के जाने का टाइम आता तो जिन सैड हो जाता था कि टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर सकता है। उसके जाने के बाद वो दोबारा से अपने काम पर फोकस करता है, लेकिन उसे ऐसा हो ही नहीं रहा था क्योंकि बस थोड़ी देर तक ही उसके साथ रहना जिनके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। और लास्ट टाइम उसने पूरे 3 मंथ पहले मैथ्यू को देखा था। वो मैथ्यू को काफी ज्यादा मिस करते हुए कॉल करता है, लेकिन मैथ्यू ने कॉल पिक ही नहीं की थी।
पर वो उसे मैसेज कर देता है कि मैं एग्जीबिशन मीटिंग में हूँ। इसके बाद भी पूरे एक दिन तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसे देख कर वो उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। रिप्लाई न मिलने पर वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और मैथ्यू की वही बात याद करता है कि तुम खुद से ऐसा नहीं कर सकते। पर वो सोचने लगा था कि आखिर मैं तुम्हारा वेट क्यों करूं, लेकिन साथ ही वो ये भी सोचता है कि मैंने उसे बोला था मैं वेट करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने किसी का भी ऐसे वेट नहीं किया। स्टूडियो में जो सोफे को देखकर उसे अपने और मैथ्यू के उस पर बिता हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। उस दिन जब डायरेक्टर ने फोर्सफुली उसे इंजेक्शन लगाया था तो उसके बाद वो मैथ्यू के साथ यहीं पर सोया था और बाद में उसने काफी ज्यादा गुस्सा करके उसे पूरी तरह से मारा भी और ये भी बोला कि तुम्हें अपने पास रखना मेरी एक गलती थी। सब कुछ याद करके प्रेजेंट में वो काफी ज्यादा सैड हो गया था कि मुझे पास में उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। वो जाकर कपड़ ओपन करता है और वहां से एक शर्ट निकाल कर उसे स्मेल करते हुए सोचने लगा था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बस एक क्लोथ को स्मेल करके ही मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा। लाइफ तो सरप्राइजेस से भरी हुई है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता और शर्ट को स्मेल करते हुए ही खुद को सेटिस्फाई करने लगता है। ये अब तुम कब वापस आओगे, इतने में उसे कॉल आने लगती है, जिसे देखकर वो बोलता है ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस उस तक पहुंच चुकी है। जब वो कॉल यस करता है तो दूसरी तरफ से मैथ्यू बोलता है मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज देखा, तुम बताओ अब तुम क्या कर रहे हो। जिन रिप्लाई करता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। मैथ्यू पूछता है बाय द वे तुम्हारी बर्थडे कब है, इस पर जिन लड़खड़ाती हुई इसमें रिप्लाई करता है मेरी बर्थडे मुझे नहीं पता क्योंकि कभी भी मैंने सेलिब्रेट ही नहीं की। जिस पर मैथ्यू से बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लिया है। जब मैंने इसे देखा तो फौरन ही मेरे माइंड में तुम आ गए थे और अगले ही पल ये मेरे हाथों में था। स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारी वॉइस सुनकर मैं तो और भी ज्यादा हॉर्नी होता जा रहा हूँ और बार बार उसका नाम बुलाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्यू उसे बुलाने का बोलता था। इसे सुन के मैथ्यू भी एक्साइटेड हो गया था और साथ ही वरीड होते हुए उससे पूछता है जिन क्या तुम, जिस पर जिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही बोल देता है मैंने थोड़ा सा खुद को तुम्हारे लिए भी बचा कर रखा है तो जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ। का ये बोलना ही था कि इतने में स्टूडियो का डोर ओपन करके मैथ्यू अंदर आते हुए बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। जिसे अपने सामने देखकर जिन तो काफी ज्यादा चौंक गया था और जल्दी से उठते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर कब आए। जिस पर मैथ्यू उसे कॉल पर ही बताता है कि जब कल तुमने मुझे कॉल की थी तो उस टाइम मैं प्लेन में था और जिनको देख कर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलता है मैं वापस आ गया। के बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू जिनको पनिश कर रहा था क्योंकि उसने बोला था कि तुम खुद से ऐसा नहीं कर सकते और पूछता है क्या ऐसा करके अच्छा लगता है। जिस पर जिन तो अपने फेस को कवर करते हुए बोलता है नहीं अब बस भी करो और वो सब कुछ करना स्टार्ट करो। पर मैथ्यू कुछ सोचते हुए उसे बोलता है तुम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करोगे, पहले मुझे प्रॉमिस करो। इस पर जिन भी बोल देता है डैम इट मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब ठीक है क्या। और फिर वो दोबारा से एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं, इस वजह से जिनकी पूरी बॉडी बर्ड मार्क से भर चुकी थी। मैथ्यू से पूछता है आने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर मैथ्यू बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर जिंतू बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन असल में तो मैथ्यू ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो चेक करना चाहता था कि कहीं जिन किसी और के साथ तो नहीं। का तो जिनको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान था। जिन पूछता है क्या तुम हमेशा के लिए वापस आ चुके हो। मैथ्यू बताता है कि मुझे एग्जीबिशन की वजह से आना पड़ा, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा था। ये बोलते हुए वो उसके पैर को पकड़कर उस पर किस करते हुए एक चेन पहना देता है। इसमें ये जिनके पैरों पर काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। जिन उसे पूछता है कि आखिर ये क्या है। मैं तो बताता है कि मेरा गिफ्ट, हमने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, ऑर्फनेज में तो हम बस हर मंथ एक पार्टी रखकर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते थे। जिन भी बोलता है हाँ ऑर्फनेज में तो वो बस एक चीप सा केक लाकर सभी के बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट कर देते थे। तो बोलता है मैं बस सोच रहा था कि मुझे तुम्हें क्या देना चाहिए, फिर मुझे ये नजर आई तुम्हारे एंकल्स काफी प्रीटी हैं तो मुझे लगा ये तुम पर सूट करेगी। वैसे भी तुम्हें रिंग पहना अच्छा नहीं लगता और ये सोचकर भी मुझे काफी अच्छा लगा कि सिर्फ मैं ही इसे देख पाऊंगा क्योंकि नॉर्मली तो ये पैंट के नीचे कवर हो जाएगी। ये
ये सुनकर जिनको काफ़ी अच्छा लगा था वो कुछ सोचते हुए बोलता है, मेरी बर्थडे आई गेस कि वो आज ही है। फिर मैथ्यू थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या सच में? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी बर्थडे के बारे में पता है। फिर जिन थोड़ा शाय फील करते हुए बोलता है, ठीक है अब बस भी करो। लेकिन इतने में तो मैथ्यू ने उसका पैर पकड़कर दोबारा से उस पर किस कर दी थी और उसे अपने फेस के साथ लगाते हुए स्माइल करके बोलता है, आज के बाद से मैं तुम्हारे सारे बर्थडेज को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा। फिर जिन तो उसी पैर के साथ ही उसे किक करके बोलता है, मैथ्यू अपने होश में आओ। कि मैथ्यू के ऐसा करने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही शाय फील करने लगा था। फिर मैथ्यू आगे बढ़कर उसे किस करते हुए हैप्पी बर्थडे बोलता है। इसके बाद हम गैलरी का सीन देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू का एग्जीबिशन हो रहा था। इस बार उसका थीम था अंडर द ग्रीन लाइट। के बाद हम मैथ्यू को एक जगह पर बैठा देखते हैं जहाँ पर वो जिन से मैसेज पर बात कर रहा था, जिनने बोला था कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। वो इंटरव्यू के बाद तुम सीधा ही इस एड्रेस पर आ जाना। इतने में एक पर्सन आकर उससे पूछता है कि मिस्टर रायन, क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? होस्ट बोलता है, मैथ्यू रायन एक न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट। उन्होंने अपने इंटेंस और डेलिकेट आर्टवर्क की वजह से आर्ट को एक नई पहचान दी है। आज आपका पहला सोलो एग्जीबिशन है। न सिर्फ लोग आपके काम की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि ये भी सुनने में आया है कि आपने बहुत से अच्छे कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस भी की हैं, क्योंकि मैथ्यू ने सोसाइटी में ड्रग इम्पैक्ट को रोकने के लिए काफ़ी बड़ी डोनेशंस दी थी। साथ ही उसे एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। होस्ट पूछता है, एक यंग आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? इसे सुनकर मैथ्यू जिनकी कई बातें याद करने लगता है। ड्रीम पिल्स आपको वो नहीं दिखाती जो आप सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो। ये चीज़ बस एक झूठ है। अगर ये कुछ करती भी है तो इसने मुझे वो देखने से रोक दिया जो कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा देखना चाहता था। मैथ्यू ने उसे सब कुछ छोड़ने के बारे में पूछा था तो जिन ने कहा, मेरे अपने रीजंस हैं। अपनी लाइफ में अपने सबसे ज़्यादा प्रीशियस पर्सन को अपनी वजह से सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहता और न ही वो गिल्ट फील करना चाहता हूँ जो कि ऐसा करने से होता है। उसने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि शायद ऐसा करके जिनका गिल्ट थोड़ा सा कम हो जाए। और होश कर रिप्लाई करता है कि जितना हो सके मैं उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। इसके बाद हम मैथ्यू को काफ़ी तेज़ी से भागता देखते हैं। भागते हुए वो इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था। उसने बोला था, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडमायरेबल है, तो आप फाउंडेशन को कैसे चलाने वाले हैं? मैथ्यू ने बोला था, मैं बस अपना पूरा फोकस आर्ट पर करूँगा, तो ये फाउंडेशन मैंने अपने पार्टनर को दे दी है। उसने उसे पार्टनर के बारे में पूछा था कि आपका पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा, जिस पर मैथ्यू ने स्माइल करते हुए बोला था कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। फिर वो उसके एग्जीबिशन के बारे में डिस्कस करने लगती है कि मैं क्यूरियस हूँ, आपने इसका थीम ग्रीन क्यों रखा? मैथ्यू ने बताया था कि मैं इस वर्ड को जैसे देखता हूँ मैं वैसे ही इसे दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहता था। मुझे ठीक से कलर्स की पहचान नहीं है, इसी वजह से मैंने ड्राइंग की बजाय स्कल्पचर को चूज़ किया था। एग्जीबिशन को प्रिपेयर करने में मेरे पार्टनर ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। शायद इसी वजह से मैंने अपनी आइज़ को डिफेक्टिव समझना बंद कर दिया, यानी कि मुझ में बहुत सी कमियां थी, लेकिन मेरे पार्टनर के होने की वजह से मुझे ये फील नहीं होती। वो ये सब कुछ सोचते हुए बस तेजी से भागे ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो लेट हो चुका है, इसी वजह से उसका ध्यान नहीं रहता और वो बिना ट्रैफिक लाइट देखे ही रोड क्रॉस करने लगता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, जल्दी से जिन ने उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था और गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि स्ट्रीट क्रॉस करने से पहले एक बार ट्रैफिक लाइट चेक कर लिया करो। फिर मैथ्यू अचानक से उसे अपने पीछे देखकर थोड़ा हैरान हो गया था और फिर उसे बोल देता है, ओह मुझे माफ़ कर दो। फिर वो दोनों काफ़ी लवे डबे की तरह एक दूसरे को पकड़े रोड पर चल रहे थे। मैथ्यू पूछता है, तो तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? इस पर जिन तो उसे अपनी आइज क्लोज करने का बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूं इसे ओपन मत करना, और साथ ही उसके आइज पर हाथ भी रख देता है। जगह पर पहुंचने के बाद जिन हाथ हिलाते हुए बोलता है, अब तुम देख सकते हो। हम देखते हैं उसके सामने तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस था, इसमें बहुत सी विंडो थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अंदर आ सके। जिन मैथ्यू से बोलता है, तुम बस इसे चेक कर लो, मैंने बेसमेंट में तुम्हारे लिए एक स्टूडियो भी बनाया है। बड़ी सी स्माइल करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, तो चलो एक साथ यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल
वैसे ही जैसे मैथ्यू ने जिनका स्कल्पचर बनाया था। उसे देख कर मैथ्यू के मन में तो उसे इंटरव्यू की बात आ गई थी जिसने बोला था कि आपका मेन पीस बिल्कुल उसी पर्सन की तरह है ना, क्या वही पर्सन आपकी इंस्पिरेशन भी है। इस पर मैथ्यू ने बोला था कि बस उसे मेरी इंस्पिरेशन कहना ही काफ़ी नहीं होगा, इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरह से वो मेरी नज़रों में सबसे ब्यूटीफुल मैन है। मुझे हर सेकंड, हर घंटे और हर दिन इंस्पिरेशन देता है। वो मेरा मॉडल है, मेरा लवर और मेरी इकलौती फैमिली भी। दूसरी तरफ जब जिनको कोई आंसर नहीं मिलता तो वो दोबारा से उसे पूछता है, तो बताओ तुम क्या कहते हो। इस पर मैथ्यू तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए यस बोलकर फौरन ही उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा हैप्पी थे। मैथ्यू से बोलता है, हाँ मैं ऐसा करूँगा। इसके बाद हम पास की एक छोटी सी मेमोरी देखते हैं जहाँ पर जिन फुटबॉल खेल रहा था। छोटे मैथ्यू ने उससे पूछा था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करोगे। इस पर जिन ने रिप्लाई किया था कि मैं घर बनाऊंगा जहाँ पर बहुत सी सनलाइट आती हो, उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। और सोचने लगता है, वैसे देखा जाए तो अब मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, तो मैं शादी करूंगा और मेरे बच्चे भी होंगे तो वो मेरी फैमिली बन सकते हैं। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में मैं तो उसकी शर्ट पकड़ लेता है, काफी इनोसेंटली उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देख कर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, और पोटैटो तुम भी मेरे साथ आकर रहना, मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। जो उसने बोला था वो कर ही दिखाया। अब वो मैथ्यू के साथ हैप्पीली इस घर में रहेगा। और यहीं पर इस स्टोरी की एक स्वीट और हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों की ये स्वीट एंडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नए मांगा में, तब तक के लिए स्टे विथ मी एंड बाय बाय।